हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल और हम आपके साथ बीपीएससी की तैयारी से संबंधित सभी सब्जेक्ट, विषय और करंट अफेयर को मजबूती करते हैं, आपकी तैयारी को पुख्ता करते हैं। उसी क्रम में जैसे वादे के अनुसार हम आपको बोले थे कि सरस्वती बीपीएससी के बाद हम आपके लिए कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करके आए हैं। हम बोले थे कि इतिहास से शुरू करेंगे और इतिहास के प्राचीन भारत के इतिहास से शुरू कर रहे हैं हम। तो प्राचीन भारत के इतिहास में आज हम बात करेंगे सिर्फ परिचय का, इंट्रोडक्शन का, कि इतिहास क्या है, कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए, इसके बात करेंगे। कितने देर की कक्षा होगी, कितने देर की कितना दिन लगेगा और इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा, इंडेक्स की बात करेंगे, विषय सूची की भी बात करेंगे। तो आज इन्हीं सब बातों के लिए चर्चा के लिए हम आए हुए हैं। आप नए आए हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और क्लियर बीपीएससी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए क्लियर बीपीएससी के, ताकि आपको डेली करंट अफेयर और न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में, साथ में आपको एडिटोरियल दिया जाता है जो मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो भी कर सकते हैं। तो आप हिस्ट्री सब्जेक्ट को आप देखेंगे कि हम आपको जो पढ़ाएंगे उसमें पीटी भी होगा और प्लस मेंस भी होगा। तो दोनों का हम बेसिक के तौर पर फोकस करते हुए, बेसिक से लेकर के ट्रेडिशनल से लेकर के एकदम हायर लेवल तक, दोनों जो मॉडर्न स्टैंडर्ड लेवल होता है वहाँ तक हम आपके साथ बात करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। तो चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या होगा, कितने दिन की क्लास होगी, कितने दिन का समय लगेगा प्राचीन भारत में, सब कुछ बताने वाले हैं। तो चलते हैं सीधा पॉइंट पे और देखते हैं कि इतिहास की सीरीज में आपको प्रारंभिक परीक्षा की भी होगी और पीटी परीक्षा, मुख्य परीक्षा की भी तैयारी होगी पीटी प्लस मेंस के साथ। तो इस दोनों को हम शामिल करके चले हैं, दोनों को आपको फोकस करके पढ़ाएगा और दोनों को ध्यान में रख के पढ़ाया जाएगा। आपको पीटी की भी तैयारी पूरी अच्छी से होगी और मेंस की भी तैयारी अच्छी से होगी। अब क्या है कि मेंस को आपको बेसिक के साथ टॉपिक तैयार करके उत्तर लेखन के माध्यम से आपको मजबूत किया जाएगा। मेंस का जो टॉपिक होगा, पहले हम मेंस की जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मेंस को पूरा थोरली रीड करेंगे और उसके बाद हम लोग एक टॉपिक तैयार करेंगे कि मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी ध्यान देंगे। तो ये सब कैसे कैसे होगा, कैसे क्या क्या होगा, सब हम आगे बताने वाले हैं। और पीटी को पूरा फोकस करके पढ़ाया जाएगा ताकि आपका पीटी का क्वेश्चन एक भी छूटा नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 8 जनवरी को 68वीं की है और दिसंबर में आपको 67वीं की मेंस भी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम इसको लेके आए हैं ताकि आपका क्वेश्चन कम से कम बनता रहे और आपका तैयारी जो हम बता दें उसमें आपकी तैयारी मजबूत हो जाए। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो आगे की बात करें तो आगे है कि प्राचीन भारत का इतिहास जो हम बता रहे हैं कि स्टार्ट किए हैं, वो 15 से 16 दिन मैक्सिमम चलेगा और इससे कम भी चल सकता है। ये कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको 15-16 दिन चलेगा, लेकिन कह सकते हैं कि 15-16 दिन चलेगा। यह डेली 25 से 30 मिनट की क्लास होगी। डेली का क्लास चलेगा क्योंकि 25 से 30 मिनट का क्लास होना चाहिए क्योंकि उसमें होना, और 15 से 16 दिन का क्लास चलेगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितने दिन चलेगी और कितने देर की होगी। अब होता है क्या कि एक अध्याय जो समाप्त होगा, जैसे हम कल से स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट के अध्याय के बारे में, आज हम बताएंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास में कौन कौन सी चीज़ पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मेंस की टॉपिक में क्या क्या फोकस करेंगे, ये सब बताएंगे। तो एक अध्याय समाप्त होने पर आपको कुछ मेंस का प्रश्न दिया जाएगा और बीपीएससी के मुख्य परीक्षा के जो विगत पूछे गए, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, पूछे गए पिछले वर्ष में, जो पिछले कुछ वर्षों में जो बीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न था, उसका अभ्यास करवाया जाएगा और आपको टॉपिक भी तैयार किया जाएगा। तो आप इसके लिए भी तैयार रहें क्योंकि आपका मेंस का भी तैयारी यहाँ पे करवाया जाएगा। मेंस की भी तैयारी के साथ आपको नोट्स दिया जाएगा। तो नोट्स के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको नोट करना होगा। तो आप लोग नोट कर लीजिए और इसकी तैयारी के लिए आप लोग तैयार रहिए। उसके बाद है कि आप लोग प्रश्न का उत्तर लिख करके आपको भेजना है और जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसका कॉपी हम यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे पोस्ट करेंगे और पोस्ट करने के बाद आपको दिखाया जाएगा कि इसका कॉपी बहुत अच्छा था, इसका कॉपी अच्छा था। जिसका कॉपी पोस्ट किया जाएगा उससे पता चलेगा कि वो अच्छे मेंस के आंसर राइटिंग लिखे हैं, तो उनका आंसर राइटिंग बहुत ही अच्छा है, इसलिए उनका कॉपी पोस्ट किया गया था। तो यूट्यूब पे भी दिखाया जाएगा और टेलीग्राम पे भी दिखाया जाएगा। तो आप इसके लिए होगा क्योंकि प्रॉपर लिखते रहेंगे। मेंस का एक ही है कि आपको लिखते रहना पड़ेगा हमेशा। अब आगे देखते हैं कि एक विषय समाप्त हो जाने के बाद, जब जैसे हम एंशिएंट की बात करेंगे, जो प्राचीन, इसकी समाप्त हो जाने के बाद आपको बीपीएससी के पीटी प्लस मेंस के अभ्यास करवा करके
टॉपिक तैयार करवाया जाएगा। जो पीटी का तैयारी होगा वो पीटी का भी तैयारी करवाया जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर के साथ, और मेंस की भी तैयारी करवाया जाएगा। मेंस की क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस करवाया जाएगा वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से, और उसी के आधार पे टॉपिक तैयार किया जाएगा। तो आपको कंप्लीटली प्राचीन भारत का पीटी और प्लस मेंस दोनों का यहाँ पे सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। आप इसके लिए निश्चिंत रहें। आपको दिखेगा कि हाँ, इसके मेरा पूरा प्राचीन भारत तैयार हो चुका है, अब कहीं से और से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी है। उसके बाद है कि अगर आप लोग का सहयोग और उत्साह अच्छा रहा तो हम आपके लिए और भी विषय जल्द शुरू करेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है कि ये प्राचीन भारत जो सब्जेक्ट शुरू हो रहा है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा देखना है। अगर अच्छा सा सपोर्ट रहा, अच्छा से शेयर हुआ, अच्छा से सब कुछ चलता रहा तो हम आपके लिए जल्द ही सब्जेक्ट शुरू करेंगे। और ये भी कह रहे हैं कि हम 68वीं के लिए आपको लगभग सभी सब्जेक्ट, मैथ को छोड़ करके, मैथ और लगभग साइंस को भी छोड़ देंगे। साइंस होगा तो ऐसा जरूरत होगा तो साइंस भी स्टार्ट हो सकता है, तो साइंस को भी लेकर के मैथ हम टच नहीं करेंगे। तो सभी सब्जेक्ट यहाँ पे आपको 68वीं के लिए भी तैयार कराया जाएगा पीटी प्लस मेंस के साथ। तो आप लोग का सहयोग और सपोर्ट, उत्साह अच्छा होना चाहिए। अब बात क्या है कि आप यहाँ पे करेंगे कैसे, तो हम आपको बता दिए हैं कि डेली 15 से 16 दिन का क्लास चलेगा प्राचीन भारत का। 15 से 16 दिन तक चलेगा। कितने देर के? 25 से लेकर के 30 मिनट का क्लास चलेगा। ये हो गया। तो ये दोनों चलता रहेगा और आपको इस दोनों को थ्रोली फॉलो करना है। तो आप लोग देखिए कि कैसे होगा ना। आप इसके लिए जो है आप बोल ही रहे हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखते हैं कि हम लोग इतना तो समझ गए कि हम लोग क्या करने वाले हैं, कहाँ से करने वाले हैं और कितना दिन तक चलेगा, क्या क्या चलेगा। अब है कि आप लोग का अगर सपोर्ट ज़्यादा रहा तो सब्जेक्ट और जल्दी शुरू हो सकता है। इसलिए आप लोग अपना सपोर्ट और सहयोग बनाए रखें, उत्साह दिखाइए। आपका पीटी और मेंस का खास करके कहीं पर भी फ्री में कंटेंट या फ्री में तैयारी नहीं करवाया जाता है, ना ही टॉपिक बताया जाता है। तो आप लोग इसके लिए तैयार रहें। कुछ ऐसे भी आदमी हैं जिसको पता तो कुछ नहीं है, फिर भी वो लोग इंस्टीट्यूट खोल करके बैठे हुए हैं। वो लोग कुछ बताते ही नहीं है, इसके आइडिया ही नहीं देते हैं कि हाँ ये से भी हो सकता है। तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप इसको फॉलो कीजिए। आपको कंप्लीटली बीपीएससी की तैयारी से संबंधित बताया जाएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं इंडेक्स की तरफ। तो देखते हैं कि इंडेक्स में क्या क्या हम लोग करने वाले हैं। तो इंडेक्स में देखेंगे तो इंडेक्स में है कि विषय सूची में हम लोग कुल प्राचीन भारत को 12 चैप्टर में डिसाइड किए हैं। 12 चैप्टर में तो पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, उसके स्रोत जानेंगे और प्रागैतिहासिक काल जानेंगे। यह पीटी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। मेंस में इसका क्वेश्चन नहीं बनता है, तो इसमें हम लोग मेंस की ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मेंस का अभ्यास जरूर करेंगे। तो इसमें पुरातात्विक स्रोत पढ़ेंगे। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत में क्या होगा? अभिलेख होगा, मूर्ति होगा। आप लोगों को पता होना चाहिए सब। अभिलेख है, मूर्ति है, उसके बाद स्मारक होगा, स्मारक भवन, चित्रकला होगा, और उसके बाद सिक्के होंगे। इसमें सिक्के आ जाएंगे। पुरातात्विक स्रोत की बात कर रहे हैं हम। सिक्के होंगे, उसके बाद मुहरे होंगे। इतने चीज़ की बात हम करेंगे पुरातात्विक स्रोत में। तो आप लोग को ये चीज़ पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या तैयार करेंगे? साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत बहुत लंबा चौड़ा है। साहित्यिक स्रोत में हम लोग क्या क्या देखेंगे? ऋग्वेद देखेंगे, 4 वेद देखेंगे, और वेद का जो वैदिक काल में भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे। वेद भी है। उसके बाद बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य की बात करेंगे हम लोग। बौद्ध साहित्य की बात करेंगे, जैन साहित्य की बात करेंगे, लौकिक साहित्य की बात करेंगे। उसके बाद ब्राह्मण होता है वो बात करेंगे। यूनान एवं रोम की लेखक, जो विदेशी लेखक थे, उसके द्वारा जो कुछ लिखा गया है पुस्तक, उसकी बात करेंगे, उनकी पुस्तकों की बात करेंगे। उसके बाद वेदांग या शूद्र की बात करेंगे। उसके बाद अरब यात्री का जो विवरण था, उसकी बात करेंगे। उसके बाद महाकाव्य होता है, पुराण होता है, यहाँ पे सभी की बात करेंगे। उसके बाद आता है पाषाण युग। पाषाण युग में क्या होता है? नवपाषाण काल, पहले तो पाषाण युग में प्रागैतिहासिक काल होता है। इसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल आता है। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल आता है। इसमें क्या क्या अंतर है ये सब भी बताएंगे। प्रागैतिहासिक काल में क्या अंतर है, ऐतिहासिक काल क्या होता है, तमाम पाषाण कालीन क्या होता है, तो ये करेंगे। तो पूरा आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है कि आद्य ऐतिहासिक काल में आपको एक ये जो आद्य ऐतिहासिक काल और ताम्र पाषाण काल है, ये नवपाषाण काल का ही एक भाग होता है।
माना जाता है ऐसा, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो है कुछ अन्य संस्कृतियाँ भी देखेंगे, जैसे बनास संस्कृतियाँ देखेंगे, उसके बाद कायथा देखेंगे, कायथा संस्कृति देखेंगे, उसके बाद मालवा, जोड़वे, मालवा की बात करेंगे, जोड़वे की बात करेंगे, जोड़वे संस्कृति की बात, तो सभी को बात करेंगे, इन सभी को धीरे धीरे देखेंगे। ये त्रम पाषाण कालीन संस्कृतियाँ जो है इसकी चर्चा एक मेंस में हुआ है, तो इसमें हम लोग मेंस का भी टॉपिक करेंगे। तो ये होता है पहला नंबर चैप्टर। दूसरे नंबर चैप्टर में हम लोग चलते हैं, तो दूसरे नंबर में चैप्टर में देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की हम लोग बात करेंगे तो भौगोलिक विस्तार देखेंगे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना पे बात करेंगे। प्रमुख स्थल में जो है जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, चुहंद्रो हो गया, लोथल हो गया, राखी गढ़ी हो गया, कालीबंगा हो गया, बनवाली है, धौलावेड़ा है, इस सभी की बात इसमें हम करेंगे। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी इसकी बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक इस सभी के जीवन का उल्लेख करेंगे। इस चारों को जीवन का उल्लेख करेंगे हम लोग, तो इसको भी देखना है। और हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण का भी चर्चा करेंगे। तो ये हुआ एक मेंस का टॉपिक भी यहाँ से भी तैयार होगा, जो हड़प्पा सभ्यता के पूरा टॉपिक को कवर किया जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि वैदिक सभ्यता की। तो वैदिक सभ्यता में ऋग्न वैदिक काल का है। ऋग्न वैदिक काल में जो है आपको भौगोलिक विस्तार क्या था, विस्तार की बात करेंगे, भौगोलिक विस्तार। उसके बाद वहाँ की सामाजिक स्थिति क्या थी, उसके बाद राजनीतिक क्या थी, धार्मिक क्या थी, आर्थिक क्या थी, इस सभी की स्थिति की चर्चा करेंगे ऋग्न वैदिक काल में। और सेम टू सेम चीज़ उत्तर वैदिक काल में भी चर्चा किया जाएगा। ठीक है, तो इसकी बात भी कर दी जाएगी कि जो उत्तर वैदिक काल में भी भौगोलिक विस्तार, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और आर्थिक धार्मिक स्थिति की भी बात करेंगे। तो ये सब है वैदिक सभ्यता की बात करेंगे। वैदिक सभ्यता की बात हम लोग देखेंगे। उसके बाद अगला देखते हैं कि अगला है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत का काल। चौथा चैप्टर का बात करेंगे। तो चौथा चैप्टर में है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, उसमें हम लोग महाजनपदों का उदय के बारे में बात करेंगे। महाजनपद का उदय में हम लोग देखेंगे कि बौद्ध महाजनपद में हम लोग देखेंगे कि अंकुर निकाय में जो है वर्णित 16 महाजनपद का उल्लेख है। 16 महाजनपद की हम लोग चर्चा करेंगे। तो 16 महाजनपद कौन कौन सा था इसकी बात करेंगे। बुद्ध के समय जो गणतंत्र थे, बुद्ध के समय जो गणतंत्र थे उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष की बात करेंगे। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ, उसके प्रमुख वंश की बात करेंगे, जैसे हर्यक वंश हो गया, शिशुनाग वंश हो गया, नंद वंश हो गया, इन सभी वंशों की बात करेंगे। और इस सभी वंशों की जो पतन है उसमें कैसे कैसे बताया, जैसे मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में एक मेंस का क्वेश्चन निकलता है, तो इन सभी की इसकी स्थितियां भी देखेंगे, तो इसका भी चर्चा करेंगे। अगला है कि प्राचीन भारत के विदेशी आक्रमण की बात करेंगे, जैसे हखमनी, ईरानी साम्राज्य के प्रमुख शासक। ईरानी साम्राज्य के प्रमुख शासक कौन से थे, तो एक था साइरस की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग दारा प्रथम था। उसके बाद जर्सिक्स था, कुछ ऐसा था। और यूनानी आक्रमण में हम लोग मेनली देखेंगे सिकंदर के आक्रमण, बहुत फेमस आक्रमण है, इसमें बार बार क्वेश्चन बनता है। तो सिकंदर का आक्रमण पे मेंस का भी क्वेश्चन तैयार किया जा सकता है तो मेंस में। और इसके सिकंदर के भारत में सफलता के क्या कारण थे, भारत में इसके सफलता के कारण पे भी चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस पे भी बने रहें, इसकी ये भी आपको तैयार करवा दिया जाएगा। आगे है कि 6ठा नंबर की भारत में प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन, जैसे नवीन धर्मों की उत्पत्ति का कारण क्या था, धार्मिक आंदोलन का उत्पत्ति क्यों हुआ, तो क्यों हुआ इसकी सवाल को भी ढूंढेंगे अच्छा से। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बौद्ध जैन धर्म देखेंगे, जैन धर्म में प्रमुख शिक्षाएं, जैन साहित्य, जैन संगीतियाँ सभी देखेंगे। बौद्ध धर्म देखेंगे, बौद्ध धर्म में हम लोग जो है धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण, शिक्षाएं, सिद्धांत देखेंगे, उसमें त्रिरत्न की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग आर्य साहित्य, अष्टांगिक मार्ग है, 10 शील है, दर्शन है, कार्य प्रणाली है, बौद्ध संगतियां हैं, तो इस सभी की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग बौद्ध साहित्य की भी चर्चा करेंगे, बुद्ध काल में क्या क्या मुद्राएं चलन में थी, और बौद्ध धर्म सबसे इंपॉर्टेंट मेंस से कि बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ भारत में, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो ये हुआ। उसके बाद शैव संप्रदाय, छोटे स्तर पे जानने की कोशिश। शैव में जो है शाक्त होता है, उसके बाद शाक्त होता है, उसके बाद वैष्णव धर्म होता है, जिसको हम भागवत धर्म भी कहते हैं, तो वो होता है। और अन्य धर्मों में हम इस्लाम धर्म की चर्चा करेंगे, ईसाई धर्म की चर्चा करेंगे, और पारसी, छोटे छोटे स्तर पे।
तो इस सब की भी चर्चा करेंगे। अगला है कि 7वां टॉपिक हम लोग देखेंगे मौर्य काल। इसका जो बीसी और ये बीसी का क्या मतलब है ये हम लोग आगे बेसिक में समझेंगे। तो मौर्य साम्राज्य से संबंधित जानकारी के स्रोत समझेंगे, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बारे में समझेंगे, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के प्रमुख शासक जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक के धार्मिक जीवन की बात करेंगे, अशोक के अभिलेख की चर्चा करेंगे, तो सभी की चर्चा करेंगे, ये विशेषकर चर्चा किया जाएगा। मौर्य काल में प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी इसकी चर्चा करेंगे, ये सब मेंस का क्वेश्चन है सारा। सामाजिक व्यवस्था क्या थी, मौर्यकालीन धर्म क्या था, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था क्या था, और मौर्य साम्राज्य का पतन क्या था, ये सभी पर एक मेंस का क्वेश्चन तैयार किया जाएगा जो आपके मुख्य परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इसी में पीटी छुपा होगा, पीटी को फोकस करके ही बताया जाएगा सारा, इसलिए आप पीटी को फोकस करते हुए मेंस की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपको करना क्या है कि इस चैनल को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। आगे है कि 8वां है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में हम लोग क्या क्या देखेंगे, मौर्योत्तर काल में हम लोग जो बनता है तो मौर्योत्तर काल में हम लोग देखेंगे कि शुंग वंश था, उसके बाद शुंग वंश के बाद जो है उसका विजय अभियान, उसके बाद खारवेल के साथ युद्ध है, यवन के साथ युद्ध है तो वो देखेंगे, कनव वंश की देखेंगे, उसके बाद आंध्रा सातवाहन वंश की देखेंगे। सातवाहन कालीन संस्कृतियाँ पूछा जाता है इसलिए हम इसको शामिल किए हैं अलग से, इसको भी बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग चेदी और महामेदवाहन वंश का भी चर्चा करेंगे। चेदी वंश में जो खारवेल था, खारवेल इसी के संबंधित था, इसी वंश से संबंधित था तो उसकी चर्चा करेंगे। विदेशी शासक में हम लोग, विदेशी शासक या वंश में हम लोग इंडो ग्रीक्स या हिंद यवन शासक की बात करेंगे, शक शासक, पहलव या पार्थियन की चर्चा करेंगे, कुषाण वंश की चर्चा करेंगे। और इसी में कुषाण में हम लोग कुजुल कटफिशस, विन कटफिशस, कनिक्स और हुविस्क इस सभी की बात करेंगे। और मौर्योत्तर काल में प्रशासनिक व्यवस्था, मौर्योत्तर काल में प्रशासनिक व्यवस्था, उसके बाद आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था के साथ साथ कला एवं संस्कृति, जैसे आपको दो कला इसमें विकसित हुआ था, एक था गांधार और दूसरा था मथुरा, तो इस दोनों की भी बात करेंगे, मथुरा कला की भी बात करेंगे। उसके बाद हम लोग मौर्योत्तर कालीन साहित्य की बात करेंगे तो इस सभी की चर्चा यहाँ पे की जाएगी। तो इसके बाद आगे भी दिया हुआ है मौर्योत्तर कालीन प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक, धार्मिक, कला एवं संस्कृति और साहित्य, इस सभी की चर्चा एक मेंस का टॉपिक पॉइंट ऑफ फोकस करते हुए हम लोग इसकी तैयारी करेंगे। अगला है कि 9वां है कि गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य में गुप्त साम्राज्य के संबंधित जानकारी के स्रोत की चर्चा करेंगे। उसके गुप्त साम्राज्य की जो प्रमुख शासक हुए हैं जैसे श्रीगुप्त है, घटोत्कच है, चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य है, कुमार गुप्त है जिसे हम महेंद्रादित्य भी कहते हैं, स्कंदगुप्त है, इस सभी की चर्चा इसमें करेंगे। गुप्तकालीन प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था, धार्मिक स्थिति और कला एवं संस्कृति की भी चर्चा करेंगे। ये सब आपको पीटी और प्लस मेंस की तरफ जाता हुआ एक पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा और ये क्रम में पढ़ाया जाएगा ताकि आपका क्रम छूटे नहीं, ठीक है। और गुप्त काल को जो है भारत का जो स्वर्णिम काल कहता है, पश्चिम भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है कला एवं साहित्य में, इसमें स्थापत्य कला क्या था, चित्रकला और मूर्तिकला क्या था, शिक्षा और साहित्य का स्तर क्या था, तो सभी की चर्चा यहाँ पे हम लोग करेंगे। अगला देखते हैं कि गुप्तोत्तर काल और पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में ही इसको जोड़ देते हैं गुप्तोत्तर काल में, तो इसको देखेंगे। थानेश्वर का जो पुष्पभूति वंश था जिसको हम वर्धन वंश भी कहते हैं, जिसमें हर्षवर्धन का काल था, तो हर्षवर्धन के काल में ही प्राचीन भारत को समाप्त मान लिया जाता है, लेकिन हम लोग गुप्तोत्तर काल में ही पढ़ेंगे। और जब मध्यकाल हम लोग शुरू करेंगे उसमें हम दिल्ली सल्तनत से सीधा शुरू करेंगे, तो आप लोग इसके लिए भी तैयार रहेंगे। उसके बाद कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के बीच में, इसकी बात करेंगे। बंगाल में पाल वंश था और सेन वंश था, इसकी भी चर्चा करेंगे। जैसे विजय सेन, वल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन है सेन वंश से, और पाल वंश से गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल, रामपाल, पालकालीन संस्कृतियां हैं उसकी बात करेंगे। कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर में जो वंश आता है, कारकोट आता है, उत्पल वंश आता है, लोहार वंश आता है, तो ये कश्मीर का राजवंश है, इसकी चर्चा करेंगे। और राजपूत राजवंश में जो आपको पता होना चाहिए कि गुर्जर प्रतिहार में जो है नागभट्ट प्रथम, राजपूत वंश में जो गुर्जर प्रतिहार का जो वंश आता है, उसके बाद आपको जो है कन्नौल का गढ़वाल वंश आता है, शंखभरी का चौहान वंश, जेजा भुक्ति का चंदेल वंश आता है। उसके बाद मालवा का जो है परमार वंश आता है, गुजरात का अनवाल का चालुक्य अथवा सोलंकी वंश का चर्चा की जाती है। तो ये सभी की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे, बहुत सारे हैं तो उसमें देखेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। मेन है कि गुप्तोत्तर कालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, अर्थव्यवस्था क्या थी, सामाजिक व्यवस्था क्या थी, धार्मिक स्थिति क्या थी, कला एवं संस्कृति क्या थी, तो इस सभी की चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे, जिसमें हम लोग कृषि, मुद्रा, उद्योग, व्यापार, कर व्यवस्था और जो है इसके कला संस्कृति में जो मेन होगा हम लोग का जो नागर शैली होगा, मंदिर निर्माण की नागर शैली, द्रविड़ शैली और प्लस बेसर शैली, इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग इसके लिए भी बने रहें, ये सब आपको
डिटेल्स में बताया जाएगा, अच्छा से बताया जाएगा, ताकि आपको मेंस में इससे क्वेश्चन बनता है, नागर से, द्रविड़ से, बेसर से, इससे क्वेश्चन बनता है मेंस में, तो आप लोग इसके लिए भी बने रहे। अगला है कि अगला 11वां नंबर चैप्टर होगा संगम काल। तो संगम क्या है, संगम को सम्मेलन भी कहते हैं, तो संगम सम्मेलन क्या है इसकी भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग देखेंगे कि प्रथम संगम कब हुआ था, द्वितीय संगम कब हुआ, तृतीय संगम कब हुआ, संगम साहित्य की बात करेंगे, संगम कालीन महाकाव्य की चर्चा करेंगे। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है। संगमकालीन राजनीतिक व्यवस्था की भी चर्चा करेंगे, संगमकालीन प्रणाली की भी चर्चा करेंगे, संगमकालीन सामाजिक व्यवस्था की भी चर्चा करेंगे, अर्थव्यवस्था की चर्चा करेंगे, धार्मिक व्यवस्था की, कला एवं संस्कृति की चर्चा करेंगे। तो सभी के प्रति संगमकालीन राजनीतिक इतिहास में हम लोग जो देखेंगे, राजनीतिक इतिहास में इसमें आपको चोल राज्य की भी चर्चा करेंगे, चोल प्लस चेर राज्य की चर्चा करेंगे, प्लस पांड्या चोल चेर पांड्या राज्य की चर्चा करेंगे। उसके बाद संगमकालीन शासन प्रणाली में नगर एवं ग्रामीण प्रशासन की भी चर्चा करेंगे। तो अगर संगम महाकाव्य जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे शिल्पादिकारम, जैसे शिल्पादिकारम जो है एक साहित्य है, उसकी चर्चा करेंगे, मणिमेखले की चर्चा करेंगे, जीवक चिंतामणि की चर्चा करेंगे, तो इस सब की भी चर्चा करेंगे। तो आप लोग इसके साथ भी बने रहें। और लास्ट में हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत के विविध पहलू, इसमें भारत का नामकरण कैसे हुआ था वो हम आज ही बता देंगे। भारत के प्रमुख शिक्षा के केंद्र, प्रमुख संवत, प्रमुख सूर्य मंदिर की चर्चा करेंगे। तो सब ये नामकरण तो हम आज ही ले लेंगे, अभी ये बता रहे हैं, तो इसके लिए भी बना रहेंगे। तो आप एक ही है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आप लोग इस दोनों को कर दीजिए और सहयोग बनाइए, ताकि आपको जो अच्छा से बताया जाएगा। आज है इंट्रो, आपको आज बोरिंग क्लास लगेगा, लेकिन आपको इंडेक्स समझना जरूरी है। तो आप इंडेक्स समझ लेंगे तो कल से एक थ्योरी आपको जो है बेसिक तैयार करते हुए जाना है, और एक कहानी की तरह बताया जाएगा, आप कभी भूलेंगे नहीं। इस चीज़ की दवा हम करते हैं, क्योंकि हम जो भी बताते हैं वो रटाया नहीं जाता, यहाँ पे समझा के पढ़ाया जाता है, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए और भूले नहीं। तो रटाने का चीज़ बहुत वाहियात टाइप का है, रटाने से कुछ नहीं मिलने वाला, रट के बीपीएससी तो नहीं निकलने वाला एट लास्ट। तो ये समझ के चलिए। उसके बाद अगला है कि हम लोग देखेंगे कि एक बेसिक चीज़ समझते हैं कि बीसी क्या होता है, जो ईसा पूर्व कहते हैं, और ईस्वी क्या होता है, जिसको हम ईस्वी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में एडी कहते हैं। तो वर्तमान में जो प्रचलित है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसको हम ईसाई कैलेंडर भी कहते हैं और जूलियन कैलेंडर भी कहते हैं, वो ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष, जिसको हम कलिपत कहते हैं, पर आधारित है। तो अभी जो कैलेंडर चल रहा है वो ईसाई के जो धर्मगुरु थे ईसा मसीह, उनके जन्म के आधार पर आधारित है। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व कहते हैं, बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। तो अगर ईसा मसीह का जन्म हम मान लेते हैं कि 1 सदी में हुआ है, तो उससे पहले का जो ईस्वी होगा उसको हम बीसी कहेंगे या ईसा पूर्व कहेंगे। तो आप लोग इसको पता होना चाहिए। और इसकी गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे मान लीजिए कि हम आपको बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब था, तो 2500 से लेकर के 1750 तक कहते हैं। तो ये उल्टा हुआ। अगर सीधा होता तो बोलता है कि 1750 से लेकर के 2500 होता है, लेकिन हम इसमें उल्टा पढ़ते हैं ये, क्योंकि इसमें बीसी लगाना पड़ेगा आपको। जो ईसा मसीह है उनके जन्म से पहले का है, तो ये होता है जन्म से पहले, उनके ईसा मसीह के जन्म से पहले, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, इसके जन्म से पहले का बात है। जैसे हम लोग वैदिक सभ्यता की बात करते हैं, तो वैदिक सभ्यता में कहते हैं कि ऋग्न वैदिक काल कब से कब था, तो 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक था। तो 1000 बीसी तक कैसे था, तो ये उल्टा क्रम में चलता। अगर जो है ये एडी में रहता तो कहते हैं हम कि 1000 एडी से लेकर के 1500 एडी तक है। तो आप लोग इसको भी समझिए, ये भी है एक एडी सीधे क्रम में होगा और बीसी उल्टे क्रम में होगा। अब देखते हैं कि ईसा मसीह की जन्म तिथि जब आरंभ हुआ उसको हम ईस्वी या सन कहलाता है। इसको संक्षेप में हम लोग ईस्वी लिखते हैं। ईस्वी को लैटिन भाषा में एडी, एनो डोमिनी भी लिखा जाता है, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के नाम पे है, कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद है। तो ये लोग ईसाई के द्वारा तैयार किया गया कैलेंडर है, जिसको हम लोग कौन सा कैलेंडर कहते हैं, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर, इन तीनों के नाम से जाना जाता है। तो आप बीसी समझ गए होंगे और एडी समझ गए होंगे। इस दोनों का प्रयोग क्यों किया जाता है, कहाँ कहाँ पे किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत का नामकरण कैसे हुआ। तो भारत का नामकरण जो है, भारत को अनेक नामों से पुकारा जाता था। प्राचीन काल में भारत एक विशाल महाद्वीप था, और जिसका नाम भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। और ऐसा माना जाता है कि ऋग्वैदिक काल में जो भारत का नामकरण, जो ऋग्वैदिक काल में एक जन हुआ करते थे जिसका नाम था भरत, उन्हीं के नाम पे किया गया है। ये एक मान्यता है। लेकिन भारत
देश जो है जम्बू द्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। आर्यों का निवास स्थल होने के कारण इसका नामकरण आर्यावर्त भी के रूप में भी हुआ है, तो ये भी एक नाम है। और भारत का अंग्रेजी नाम जो है इंडिया, इसकी उत्पत्ति इंडस, सिंधु शब्द जो इंडस नदी है जो अभी भारत से बहते हुए पाकिस्तान से बहते हुए अरब सागर में गिरती है, तो इंडस सिंधु नदी के शब्द से उत्पत्ति हुई है, जो यूनानी द्वारा 4वीं सदी में प्रचलन में आया था। ठीक है, इंडस कहा जाता था तो इंडस इंडिया कहा गया। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं कि इंडिया का पुरानी नाम जो है अंग्रेजी की 9वीं सदी से और आधुनिक नाम अंग्रेजी के 17वीं सदी से मिलता है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला है कि चीनियों ने प्रारंभ में भारत के लिए तिएनचू या चुआंतू ये ऐसे होगा चुआंतू शब्द का प्रयोग किया, लेकिन ह्वेनसांग जो यात्री थे उनके आने के बाद भारत का नाम क्या कर दिया गया, यिंतु। तो कहा भी जाता है ह्वेनसांग के द्वारा, बार बार पूछा जाता है पीटी में कि ह्वेनसांग के द्वारा जो है भारत का क्या नाम दिया गया, तो यिंतु कहा गया और इस शब्द का प्रचलन में आ गया। मध्यकालीन इतिहास के लेखक जो फारसी और अरबी के थे, इन्होंने इस देश को हिंदी अथवा हिंदुस्तान शब्द से संबोधित किया, और इति सिंह जो चीनी यात्री थे ने भारत के लिए आर्य देश या ब्रह्म राष्ट्र जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। तो ये है एक बेसिक है। एक प्रदेश के रूप में भारत का प्रथम सुनिश्चित उल्लेख की बात करेंगे तो पाणिनि जो लेखक थे उनके द्वारा लिखित एक पुस्तक है अष्टध्यायी, उसमें मिलता है। तो ये भी एक पीटी का क्वेश्चन है। तो आप लोग को ये बेसिक था कि भारत का नामकरण कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्या क्या नाम से कब कब पुकारा गया, कहाँ कहाँ से कौन कौन नाम आया है, तो ये एक बेसिक समझ था। तो हम लोग आज इतना ही पे बात करेंगे। आप लोग भारत का नामकरण किए, समझे हैं कि बीसी क्या होता है, समझे हैं कि एडी क्या होता है, हम लोग समझे हैं कि हम लोग को प्राचीन भारत में क्या क्या पढ़ना है, कितने दिन की क्लास चलेगी, कितना दिन का समय होगा, कितना देर का क्लास चलेगा, ये समझे हैं। उसके बाद हम लोग इंडेक्स को मोटे तौर पे समझे हैं और डिटेल्स में हम लोग चाहें आप लोग तैयार रहे हैं कि पीटी प्लस मेंस दोनों ही यहाँ पे तैयार करवाया जाएगा। पीटी प्लस मेंस आपको पता होना चाहिए कि आप लिखने के लिए तैयार रहेंगे। लिखने के लिए अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप कल का लिखिए, हमेशा प्लेन कॉपी पर प्रयोग करना है, एक ही कलम का प्रयोग करना है। सभी बेसिक चीज कल बता दिया गया है, तो आप लोग जाकर के कल का वीडियो देख लीजिए, आज का वीडियो देखिए और थ्रोली आज से फॉलो कीजिए। आने वाले दिन में हम आपके साथ और भी सब्जेक्ट शुरू करेंगे। तो आप क्लियर बीपीसी देख रहे थे, वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको आंसर राइटिंग लिख के भेजना है तो कहाँ पे लिख के भेजना है, तो 8757463383 इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस पे आप टेलीग्राम भी कर सकते हैं। तो आप इस दोनों पे भेज सकते हैं। तो आप इसके लिए तैयार रहें, इस नंबर को सेव कर लें और इस नंबर पे आप लोग भेजें। जिसका आंसर राइटिंग उत्तर लेखन अच्छा होगा उसको हम यूट्यूब और टेलीग्राम पे पोस्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, इंतजार कीजिए कल का। कल से हम लोग पहला नंबर चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।